नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेप 1 क्या है। सर्वप्रथम जैसे ही हमें अपरिमेय को अपरिमेय ही साबित करने कहा जाता है तो हम उसमें विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब अपोजिट मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या जो है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ P और Q के लिए कंडीशन लागू होता है उसको भी लिखना है, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। और इसके बाद देखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो पहला है P² और दूसरा है Q²। ये √5 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए P²/Q² बराबर, ये रूट का 5 है और उस पर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हट जाएगा रूट के साथ। अब क्या बच गया, P² बराबर 5Q²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया है कि कोई एक ऐसी संख्या है जो वर्ग के रूप में है और उसके गुणनखंड में 5 आया है, तो इसका मतलब है ये 5 से कटने वाला है। अगर 5 का गुणज है तो लिखेंगे चूंकि 5 P² को विभाजित करता है। अगर 5 P² को विभाजित करता है तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं कि 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, इसमें 5 × 5 के रूप में ये रहता है। तो अगर ये 5 इस 25 को विभाजित करता है तो क्या यही 5 इस 5 को विभाजित करेगा? तो निश्चित रूप से करेगा। इसी को बेस मानकर एक प्रमेय दिया गया है आपके इसी प्रथम चैप्टर में ही, तो जिसको पहले वीडियो में हमने समझा रखा है। तो अब देखते हैं, इसी कारण हम लिखेंगे, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। कि 5 P को विभाजित कर रहा है तो फिर से एक बार मानेंगे, माना कि P बराबर 5R। अब ये 5R मानने के पीछे क्या कारण है? तो 5 जो है P को विभाजित कर रहा, इसका मतलब P को यदि हम तोड़ेंगे तो उसमें 5 कहीं ना कहीं आएगा, तो उसी को बेस मानते हुए P बराबर 5R माना गया है। यहाँ पर जो R है वो कोई भी पूर्णांक है। तो आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है P² बराबर 5, तो 5 25 हो गया और R तो R² हो गया।
अब यहाँ से हम देखते हैं पी स्क्वायर का वैल्यू हमको पहले से मालूम है, समीकरण 1 में दिया हुआ है। तो P का मान है 5Q स्क्वायर, ये हो गया 25R स्क्वायर के बराबर में। अब ये बात यहाँ लिखना होगा कि किस वजह से हम P स्क्वायर के जगह 5Q लिखे, तो ये है समीकरण 1 से, क्योंकि 1 में P स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कि 5Q स्क्वायर है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इस 5 से ये 5 बार में कटेगा, तो Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है जो पहले इक्वेशन में था, तो सेम चीज़ यहाँ भी लिखाएगा। चूँकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ के बाद अब क्या करना है, तो देखिए 5P को भी विभाजित करता था, 5Q को भी विभाजित कर रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मिलाकर कहा जाए तो आता है, अर्थात 5P और Q दोनों को विभाजित करता है। विभाजित करता है। अगर ये दोनों को विभाजित करता है तो ये जो हमारी अवधारणा थी कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, वो गलत साबित हो जाएगा। तो यहाँ इस लाइन में ही मेंशन करना होगा जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अवधारणा के विपरीत है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मान रखा था वो ये साबित नहीं हो सका, इसलिए इसको लिखेंगे। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह प्रमाणित हुआ। इसमें इतना ही लिखना है। आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हमें जो दिया गया है अपरिमेय साबित करने कहा गया है, तो अपरिमेय के लिए हम इसके विरोधाभास नियम को फॉलो करते हैं। तो इसको मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको P/Q के बराबर में लिख दिया। अब P और Q क्या है, इसकी चर्चा हमने यहाँ रखी है कि P और Q जो है सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब होता है जिसका मौसो 1 होता है। फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिए। दोनों तरफ किधर, तो इसी में दोनों तरफ वर्ग किया गया है। तो ऐसा करने से फ़ायदा, तो ये दोनों वर्ग के रूप में आ गया, और इसका जब वर्ग हुआ तो रूट समाप्त हो गया। अब आगे क्या है, तो ये दोनों को लिखा गया अगले स्टेप में। फिर P स्क्वायर को एक तरफ ही रहने दिए, Q स्क्वायर को दूसरी ओर भेज दिए। इसको दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ Q स्क्वायर से गुना कर दिया गया। अब अगला स्टेप जो आया उसको मान लिया इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 5 जो है Q के साथ गुना है। इसका मतलब है इस बड़ी वाली संख्या को जो हमने तोड़ा है उसमें 5 भी सम्मिलित है, तो जिसके कारण यहाँ लिखा गया है कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। अब 5 यदि P स्क्वायर को विभाजित करता है तो हमने एक एग्जाम्पल से देखा कि अगर 25 5 से विभाजित है तो उसका जो वर्गमूल आ रहा था वो भी इस 5 से विभाजित था। तो यही लाइन यहाँ लिखा गया है कि इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय भी है। फिर इसी को बेस मानते हुए पुनः मान लिया गया है कि माना कि P बराबर 5R।
5 क्यों है? तो उसका कारण ये होता है कि 5 का ही ये गुणज है, इसलिए इसको 5 के साथ किसी दूसरे पूर्णांक को रखकर मान लिया गया है। अब फिर दोनों तरफ वर्ग किया गया है। वर्ग करने के बाद फिर क्या है, तो p में भी स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया है। फिर देखते हैं आगे, ये p स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर में p का मान हमारे पास पहले से भी मौजूद है, तो इसी मान को यहाँ पुट किया गया है और यहाँ लिख भी दिया गया है कि ये समीकरण 1 से हम लिखे हैं। फिर 5 25 को विभाजित कर रहा है तो काट दिए, तो बचा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, इसको भी इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या नेक्स्ट किए हैं कि यहाँ भी सेम यही चीज है, 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहाँ भी है 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इन दोनों पंक्ति को मिलाकर लिखा गया है, अर्थात 5 p और q दोनों को विभाजित करता है। अब इसके बाद हमने जो ये निष्कर्ष निकाला कि 5 p और q दोनों को विभाजित करता है, तो इसी से हमारा ये जो पहला लाइन था कि p और q सभाज्य संख्या है, ये फॉल्स साबित हो गया, मतलब गलत हो गया। तो गलत होने के कारण यहाँ ये लाइन लिखेंगे, यह जो है जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अवधारणा के जगह आप मान्यता भी लिख सकते हैं या परिकल्पना। फिर इतना कुछ होने के बाद स्पष्ट हो गया है कि यह अवधारणा के विपरीत है, तो हम अंत में लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। इसके दूसरे प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसको भी हम बनाते हैं और इजी वे में बनाएंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें जो पहला पंक्ति होता है सेम टू सेम पहले प्रश्न के तरह ही रहेगा, दूसरा भी। तो ये 3 + 2 √5 हो गया। अब आगे देखते हैं, 3 को इस पार ले आइए, 3 माइनस हो जाएगा, 2 में √5 के साथ गुना रहेगा। फिर p और इसका भिन्न का अगर घटा कर दें तो इसके साथ नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो q और 1 का एलसीएम q ही होगा, तो q से 1 टाइम्स में p रह गया और 1 से q टाइम्स में तो 3q रह गया। अब फिर आगे देखते हैं, इसका स्टेप बढ़ने पर आगे क्या होने वाला है। 2 भी इधर ले लीजिए, p - 3q बटा 2q बराबर इधर √5। परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि p और q जो होता है वो पूर्णांक होता है। तो आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक का योग हो, गुणज हो या भागफल हो, सभी परिमेय ही होता है। परंतु इसके बारे में तो हम पहले से जान रहे हैं, ये अपरिमेय है। अब यहाँ एक विरोधाभास आ रहा है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर है, ये तो गलत बात है ना। परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। तो यह पंक्ति जो है यह हमारी अवधारणा का विरोध करता है। विरोध करता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहीं पर प्रमाणित हो गया, इसमें इतना ही करना है। आगे
नहीं बढ़ना। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं संख्या, जिसमें कि 3 प्रश्न हैं। 1/√2, 7√5 और 6+√2। देखते हैं, तीनों को बारी बारी से हल करते हैं। पहला लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा मेहनत करना है कि ये संख्या सीधा कर देना है। सीधा मतलब बटे में नहीं रखना है, तो दोनों को पलट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा Q/P बराबर में √2। अब P और Q ऑलरेडी पूर्णांक है, ये तो हम लोग जान रहे हैं, तो ये परिमेय लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में भी तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि ये अपरिमेय है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय। अब परिमेय अपरिमेय के बराबर में आ रहा है, ये तो विरोधाभास है। अब यहाँ देखिए, परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर दिया था, जो विरोधाभास था, तो इसी जगह लिखेंगे यह हमारी अवधारणा का विरोध करता है। अब यदि विरोध करता है तो इसका मतलब वास्तविकता क्या है, तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसके दूसरे प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे इसी जगह। दूसरा है 7√5। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है 7√5, तो लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो ये भी P/Q के रूप में दिखेगा। 7 को इस पार ले आइए तो उधर बचेगा रूट में 5। अब यहाँ भी वही है, P, Q और 7 सभी के सभी पूर्णांक है, और पूर्णांक का योगफल, गुणनफल, भागफल और अंतर सभी होता है परिमेय। और इसी के बराबर में जो उस पार लिखा हुआ है वो अपरिमेय है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और हम लोग इसको प्रमाणित भी किए हैं, अपरिमेय। तो ये तो दोनों बराबर नहीं होने वाला है, ये विरोधाभास हो गया। परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे यह हमारी अवधारणा का विरोध करता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न इतना दूर में ही समाप्त हो चुका है। इसके अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है 6+√2, इसको साबित करना है अपरिमेय है। तो बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है।
अब यदि परिमेय है तो P बटा Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। फिर 6 को इस पार ले आएंगे, √2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए P/Q माइनस 6 ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक का अंतर भी जो है परिमेय ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम लोग हल करके एक साथ रख देंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ये पूर्णांक है, इसका अंतर या भागफल रहे ये परिमेय होता है, और इसी के बराबर में जो है वो अपरिमेय है, और दोनों को बराबर हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यह क्या है, विरोधाभास है। तो यह हमारी अवधारणा का विरोध करता है। तो फाइनली ये क्या हो गया, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।